नाज़रीन आदाब। हिंद टाइम के इस ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में नाज़रीन ये आपका मेज़बान सलीम अमरोही एक बार फिर आपके दरमियान एक अहम शख्सियत के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि उन शख्सियात से हम दरख्वास्त करते हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जिसकी उनके काम पर और उनके ख़ुसूसी तौर से जो उन्होंने ज़िंदगी में जो उनका एक रोल रहा है, तो दुनिया ने जो उनको एक अहम शख्सियत के रूप में उनकी तस्लीम किया है उसकी क्या वजह रही है। तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि किसी अहम शख्सियत से गुजारिश करें कि वो कुछ वक्त हमें दें हमारे दरमियान। इस प्रोग्राम के दरमियान उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और उनके तजुर्बात हम चाहते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है वो उससे कुछ इस्तिफ़ादा कर सके, वो उनसे कुछ फैज़याब हो सके। तो इसी बात को जहन में रखते हुए हमारे आज के इस प्रोग्राम की एक अहम शख्सियत बड़े अजीम ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली, एक इल्मी, अदबी और एक मजहबी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली उस शख्सियत का नाम है आरिफ नकवी। आरिफ भाई, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, आपका खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, सरज़मीन अमरोहा पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं, पहचान रखती है ये सरज़मीन, और इस सरज़मीन का ताल्लुक़ ख़ुसूसी तौर से सैयद हुसैन शरफ़ुद्दीन शाह विलायत से है, जिनके मज़ार पर आज भी बिच्छू डंक नहीं मारता। तो उन्हीं की औलाद में सैयद आरिफ नकवी साहब का शुमार होता है। ये भी आपके लिए एजाज़ की बात है। यानी नकवी तो आप समझ सकते हैं इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम की औलाद में सैयद हुसैन शरफ़ुद्दीन शाह विलायत का सिलसिला था, और उसी सिलसिले से आरिफ नकवी साहब हमारे आज के इस मेहमान, आज के शख्सियत प्रोग्राम की अहम शख्सियत आरिफ नकवी साहब हैं। तो आरिफ भाई, हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को हम अपने मेहमान से पहला सवाल बुनियादी तौर पर जो हम करते हैं वो यही है कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम तरीन जो है, वो जो बुनियाद है वो है तालीम। तो बग़ैर तालीम के कोई शख्सियत सामने नज़रों के सामने नहीं आती हमारे। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को ज़रा सा ये बताएं कि आपका जो तालीमी सफ़र रहा है, इब्तदाई तालीम हो या फिर आगे तक आला तालीम तक, तो वो कहाँ कहाँ रहा है, और उसके साथ ही ज़रा सा थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप अपने ख़ानवादे के हवाले से ज़रा सा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा खुलासा करें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। बहरहाल, जैसा कि आपने फरमाया कि भाई ताल्लुक़ हमारा ददियाली ताल्लुक़ अमरोहा से रहा, और अमरोहा से आप सभी लोग हम सब वाकिफ़ ही हैं कि ये एक इल्मी एक ऐसी जगह थी जहाँ इल्म व हिकमत ही की वजह से इसको मशहूर थी, और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़े बड़े हुक्मा और सब लोग यहाँ गुज़रे। उसी सिलसिले में हमारा ख़ानदान भी शामिल है। उस मेरे दादा भी अपने ऐद के साहिब कलम थे। उनकी लिखी हुई किताब आज भी रीप्रिंट करा के लोग पढ़ते हैं, पंजतनी फूल। फूल तो बहरहाल दुनिया भर में बड़ी मकबूल जी है। और उसमें वो नस्र के साथ साथ नज़्म में भी उनका यह था कि भाई वो पूरी हदीस किस्सा उन्होंने मंजूम उस किताब में शामिल की थी। तो ये बैकग्राउंड भी था। और हमारे वालिद जो थे वो यहाँ से हिजरत करके फिर अलीगढ़, और पहले दिल्ली और कहाँ कहाँ रहते हुए फिर अलीगढ़ पहुँच गए थे। तो हमारे वालिद को शुरू में इल्मी तौर पे शायरी करते थे, लेकिन उस वक्त के जो हालात थे दुनिया के और मुल्क के, उसने उनको ये वो किया कि मैं बाअमल तरीक़े से करूँ। तो उन्होंने उसको अपनी उस शौक़ को ज़ौक़ को ज़रा बाला तो वो रखा, अमली तौर पर भी वो ज़ाहिर होना चाहिए जो मैं इस ज़ुबान से बात कर रहा है। क्या तो वो निकले, और उनका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि सो खुद अपने भाई बहनों को और हम सब औलादों को, और जो उनके राब्ते में रहा, उसकी तालीम के लिए वो बहुत यही है। और अलीगढ़ में हम लोगों का घर जो था वो अमरोहा के लोगों के लिए एक मरकज़ था कि जहाँ जो तालीम हासिल करने आए वो वहाँ आए। तो अब्बा जो भी दामे दर में की मदद कर सकते थे, क्या बात करते थे। तो ये ज़ौक़ तो जो आया इल्म का, तो ये इस तरीके से। उधर दूसरी तरफ एक खुशकिस्मती ये रही कि मेरी वालदा जो थी वो उस ख़ानवादे से थी जो जिसमें अदब जो था वो बिल्कुल मतलब ओढ़ना बिछौना था, इल्म का वो ख़ानदान था। डॉक्टर आबिद हुसैन जो जामिया के फाउंडर्स में थे, वो उनके मामू थे, और उन्हीं के ज़ेर वो उनकी तरबियत हुई थी। और तालीम
उनकी बाकायदा तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई थी, उस वक्त ख़वातीन की तालीम कम थी। तो भोपाल सोफिया कॉलेज से वो पढ़ हाई स्कूल किया, लेकिन वो खुद शायरा थी। अच्छा। सैयदा फ़रद साहिबा, और सलाम और उसके गज़ल और नज़्म सब कुछ वो करती थी। और हम लोगों ने उसमें आँख खोली। तो एक तरीक़े से देखा जाए तो अदब और शायरी और ये तो हमारी कुट्टी में शामिल हो गया। बिल्कुल। रही तालीम की बात, तो मेरी इब्तदाई तालीम अलीगढ़ में हुई। जी। वहाँ मशहूर एक स्कूल है जो उसको मिंटो सर्किल भी कहते हैं और सैफुद्दीन ताहिर हाई स्कूल भी कहते हैं जी। लेकिन वो दरअसल वो स्कूल था जो यूनिवर्सिटी के क़याम से पहले सैयद ने कायम किया था। एम ए कॉलेज का स्कूल वो था। जी। तो उसमें मैं हाई स्कूल तक पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी MU में BA तक रहा। और लेकिन एक बात अलीम भाई मैं कहना चाहता हूँ जो नौजवानों से जी कि यकीनन तालीम तो ज़ाहिर है कि अपनी जगह अहम तरीन बात है, लेकिन उसके अलावा भी मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा यह है कि आप जो भी काम करें, अपनी जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ और आपके हॉबीज़ हैं, शौक़ है, उसको सिर्फ तफरीहन ना करें, उसको ज़रा अपने दिलचस्पी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ करें। मेरे साथ यही हुआ कि मैं जो था BA में जब था तो मैं ड्रामे वगैरह बहुत करता था। मतलब शायरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ड्रामे और पैदबाजियाँ और तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं बहुत था। जी। फिर कुछ लोगों के कहने पे, दोस्तों की फरमाइश पे मैं यूनिवर्सिटी की यूनियन में भी एक्टिव रहा, सीनियर कैबिनेट रहा। जी। तो उस वजह से मेरी BA फाइनल में, और मेरी बहन का इंतकाल भी उसी वक्त मुहर्रम में हुआ था। अच्छा। तो कोई वजूहत ऐसी नहीं कि मेरी परसेंटेज जो थी वो BA में ख़राब आई, तो मैं बहुत मायूस था। अच्छा। तो मेरे एक उस्ताद ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि देखो मियाँ, तुमने जो कुछ किया, क्या किया था जिसकी वजह से? मैंने कहा था ये हुआ ड्रामा। बोले मियाँ, तुमने अगर सच्चे दिल से ये सब काम किए हैं, तवज्जो के साथ किए हैं, तो ये तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएंगे, ज़ाया नहीं जाता। मैं कुछ भी, मैं कहा ठीक है साहब। मैं ये कह के फिर मैं आ गया। मैंने हिजरत की अलीगढ़ से, क्योंकि दिल्ली आया। और दिल्ली आके फिर मैंने एक बार मुझे ख्याल आया कि नहीं, पहले तो इस धब्बे को ख़त्म करो कि तुम्हारी परसेंटेज ख़राब है। तो मैंने जामिया में MA में दाखिला लिया। अच्छा। उर्दू में। अच्छा। उर्दू मेरा शौक़ था। तो मैंने उर्दू में दाखिला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन हासिल की, और उनकी फिर JNU से MPhil की। मोहम्मद हसन साहब के अंदर में मेरा मकाला लिखा गया। अच्छा। मंजूम ड्रामे की रिवायत पे। तो इस तरह से जब मैं कर रहा था MA, तो इसी ज़माने में कुछ लोगों ने फरमाइश की कि अब हम टेलीविज़न के लिए कुछ लिख दीजिए। जी। तो मैंने उनको टेलीविज़न के लिए कुछ लिख के दिया। और मेरे फफीज़ाद भाई हैं मंसूर सफदर नकवी, वो मास कम्युनिकेशन, उनको मैंने लिख के दिया। तो उन्होंने जब वो बनाया, तो बनाते बनाते उसको देखते देखते मेरा वो ज़ौक़ डेवलप हुआ कि मैं जो लिख रहा हूँ वो उस तरह से बन नहीं रहा जो मेरे तसव्वुर में था। अच्छा। हाँ, क्योंकि लिखने वाला तो मैंने कहा कि मुझे इस तरफ भी आना चाहिए। तो फिर मैंने बहुत सारी टेलीफिल्म्स, बहुत सारे सीरियल्स के लिए लिखा, और एक बहुत मशहूर सीरियल बच्चों के लिए एनवायरनमेंट पे था प्रयास। उसमें मैंने डायरेक्शन भी किया और उसके स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखे। तो ये रहा इसी तजुर्बे की बुनियाद पे जो मैंने हासिल किया, जो कि मेरे उर्दू मेरे ज़्यादा काम नहीं आई, लेकिन इस तजुर्बे की बुनियाद पे मुझे मास कम्युनिकेशन जामिया में क्या बात है, मुलाजमत मिली है। मास कम्युनिकेशन में ऐसा डिपार्टमेंट जो जामिया की जैसे कहा जाए जान है, और उसमें आप तो वहाँ मैं प्रोड्यूसर रहा। तालीमी प्रोग्राम मैंने बहुत सारे बनाए जी। और सन 1920 में मैं वहाँ से सुबकदोश हुआ। अब फ़िलहाल मेरा यही है कि मैंने टेलीविज़न के लिए लिख दिया है बहुत कुछ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अब मजबूरी नहीं है कि मुझे कमाने के लिए लिखना हो। तो अब मैं अपने
शौक के लिए। शौक के लिए। देखें नाज़रीन, देखा आपने हमारे आज के शख्सियत प्रोग्राम की अहम शख्सियत हमारे मेहमान आरिफ नकवी साहब ने अपने कुछ तजुर्बात आपसे शेयर किए कि और ख़ास तौर से हमने गुजारिश भी की थी कि हमारी नई नस्ल जो देख रही है प्रोग्राम वो देखेगी आगे चल कर भी, उन्हें आपके तजुर्बात से कुछ फैज़याब होना का मौका मिले। तो कुछ ऐसी बातें तो आपने बड़े उम्दा वो पॉइंट अपनी ज़िंदगी के बताए कि जो तालीमी दौरान में अगर कहीं डिस्टर्ब हुए कुछ नंबर वगैरह, इस पर ज़्यादा आदमी टेंशन में न जाए, बल्कि जो कुछ किया है उसमें ही आगे चलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि हम इस मैदान में ही आगे बढ़ जाएं। सोशल देखिए, ये जो आपने कहा कि ज़्यादातर आप अमरोहा के अलावा अलीगढ़ यानी वतन सानी भी आपका कहा जा सकता है, क्योंकि आपने ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारा, जबकि आपका ननिहाल भी एक अजीम खानवादा है जिसका आपने जिक्र किया है, जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और वहाँ पर एक आबिद हुसैन साहब को कौन नहीं जानता, उस खानवादे से ताल्लुक़ आपका ननिहाली सिलसिला, और दधियाल का जैसा मैंने जिक्र किया कि आपके तमाम भाई और बहन भी जो बहुत अच्छी शायरा हैं, और उसके अलावा भी आपके वालिद मोहतरम, आपकी वालदा भी शायरा भी थी, और एक अदब से जुड़े हुए रहने वाले, कभी भी मतलब जो सोचते भी हैं तो वो किसी के लिए अच्छा ही होता है। यानी अदबी खिदमात इस खानवादे की इतनी हैं कि मैं उसे पूरी तौर पर उसको मैं वजाहत भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आरिफ भाई ने जो ज़िंदगी में उससे लोगों के काम आए हैं उन तजुर्बात को आपसे शेयर किया जाए। आपने आला तालीम हासिल करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मास कॉम्बिनेशन, वो डिपार्टमेंट है जो जामिया की जान कहा जा सकता है, जिसे एक बहुत अहम डिपार्टमेंट, उसमें आपको खिदमत का मौका मिला, और आपने बहरहाल बहुत इज़्ज़त के साथ उसमें पूरी अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त और दिया, और उसमें रिटायरमेंट तक का सफ़र रहा। अच्छा, आप नाज़रीन, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आपने अपने वालिद का जिक्र किया कि वो शायर भी थे, लेकिन वो शायरी वही करते थे कि जो वो अमली तौर पे उनका दिखाई देना चाहिए कि मैं शेर कह रहा हूँ तो ये नहीं सिर्फ हवा में दूसरे को नहीं कह दिया, मेरे अंदर भी दिखाई देना चाहिए। ये बात हम आरिफ नकवी साहब के यहाँ भी देखते हैं। आपकी शायरी जो है, आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, और शायरी आपकी संजीदा महफिलों में बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपको सुना भी जाता है, और रसाइल में हम आपको पढ़ते भी रहते हैं। बड़ी मयारी और बड़ी संजीदा शायरी, वो शायरी नहीं है जो सिर्फ चलते फिरते स्टेज पर और जो एंटरटेनमेंट के तौर पर लोग मुशायरों की सूरत में करते हैं, वहाँ आप जाना पसंद भी नहीं करते। लेकिन हम चाहते हैं कि उस शायरी के हवाले से भी थोड़ा बहुत नसर और नज़्म मिला जुला सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो आरिफ भाई, कुछ शेर भी अगर अपने चाहें कि हमारे कुछ नाजरीन को कुछ शेयर करते चलें, जो जहन में आ जाए, आपके ऊपर है कि कुछ शायरी में जब आप आते हैं तो किस तरह की फ़िक्र रखते हैं, ज़रा सा थोड़ा हमारी ये। भाई, मैंने कुछ पहले असल में इब्तदान मैंने जाहिर है कि सलीम भाई, आप तो माशाल्लाह बहुत मुस्तनद और मशहूर शायर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो पूरी रिवायत है वो सलाम और मसीह और उससे निकल के आई। मैंने कभी कोशिश एक आध बार की तो मुझे लगा कि मैं अभी उस शायरी के लिए बहुत क्वालिफाई नहीं कर पाता। खैर बहरहाल, तो मैंने कुछ शुरू में गज़लें कहीं, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि क्योंकि हमारा, जैसे मैंने बताया कि हम लोग समाज की तब्दीलियों और समाजी उससे बहुत जुड़े हुए लोग रहे, तो जो वक्ती मसाइल होते थे, जो चीज़ें हो रही हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं, उन पे जब कुछ कहने का वक्त आया तो मुझे लगा कि गज़ल से बेहतर ये है कि मैं कुछ नसरी नज़में भी कहूँ। तो अगर मुझे इजाज़त दे तो अपना मोबाइल। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे साहब वो तो चाहता हूँ असल में, क्योंकि देखें नाजरीन, नज़्म के हवाले से कुछ अच्छा थॉट कहीं हमें सुनने को मिल जाए, ये बड़े अच्छे लम्हात होते हैं। वरना अमूमन हम देखते हैं कि जो शायरी होती है हम पूरा सुन लेते हैं, लेकिन उसमें कोई अच्छी फ़िक्र या अच्छी थॉट हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन हमने आरिफ साहब के यहाँ देखा है कि अच्छी फ़िक्र और अच्छी सोच आपकी नज़्म में दिखाई देती है। जी आरिफ भाई। हाँ, तो मैं पहले नज़्म से ही करता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है दुआ। अरे वाह वाह वाह, क्या इस नज़्म का उन्वान है दुआ। क्या यही ज़िंदगी है कि हम अपने होने की खुशियाँ मनाते रहें? अच्छा, क्या यही ज़िंदगी है कि हम अपने होने की खुशियाँ मनाते रहें, जिस्म की लज्जतों नफ्स की शहवतों में भटकते रहें।
सारे बेआसरा गम गजीदों को इबरत का ज़रिया समझकर अपनी आसाइशों नेमतों के लिए सजदे शुक्र में अपने सर को झुकाते रहें। क्या यही ज़िंदगी है? क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? क्या यही ज़िंदगी है कि हम गासिबों ज़र परस्तों को से नज़रें चुराकर, क्या यही ज़िंदगी है कि हम गासिबों ज़र परस्तों से नज़रें चुराकर बेकसों बेसहारों को सब्र कनात की तलकीन करते रहें? क्या बात है। क्या यही ज़िंदगी है? अगर यही ज़िंदगी है तो मेरे खुदा छीन ले हमसे अपनी खिलाफत का मनसब कि हम वाकई इसके लायक नहीं। छीन ले हमसे अपनी खिलाफत का मनसब कि हम वाकई इसके लायक नहीं। वरना ए मेरे रब रहम कर जिंदगी दी है हमको तो फिर जिंदगी का सलीका सिखा दे। वाह 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 वाह। जिंदगी दी है हमको तो फिर जिंदगी का सलीका सिखा दे। क्या कहने, क्या खूबसूरत फिक्र और दुआ के ज़रिए देखा नाज़रीन आपने, क्या मयारी नज़्म है और वाकई लगता है कि हाँ एक मैसेज और एक पैगाम है नज़्म में। वाह। एक जो आज के हालात से आप सब वाकिफ़ हैं उसको बताने की ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन उससे मुतासिर होकर नज़्म की कही है जी। इसका उन्वान है बशर ज़िंदा है। अच्छा, बशर ज़िंदा है। बशर ज़िंदा है जी। मेरी बस्ती में बहुत देर से सन्नाटा है। मेरी बस्ती में बहुत देर से सन्नाटा है। ना कहीं नालो शेवन, न कोई शोर बुका। न कहीं नालो शेवन, न कोई शोर बुका, पर कहीं दूर बहुत दूर किसी कूचे से हौले हौले से सिसकने की सदा आती है। हौले हौले से सिसकने की सदा आती है। सुन के ये गिरियाए उफ्तादा तसल्ली सी हुई। अच्छा। सुन के ये गिरियाए उफ्तादा तसल्ली सी हुई। मेरी बस्ती में अभी कोई बशर जिंदा है। मेरी बस्ती में अभी कोई बशर हो जिंदा है। ख़त्म हो जाएगी ये रात, शहर जिंदा है। ख़त्म हो जाएगी ये रात, शहर जिंदा है। क्या अजब है यही महूम सी आवाज़, यही सिसकारी। क्या अजब है यही महूम सी आवाज़, यही सिसकारी। एक दिन शोरे बुका बन जाए, एक ऐलाने विगा बन जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह, एक ऐलाने विगा बन जाए, एक ऐलाने विगा बन जाए। वाह वाह वाह। देखिए नाज़रीन कितना उम्दा एक गोशा निकाला है। अभी नाउमीदी नहीं है कहीं से कहीं तक। आपने एक हल्की सी उस नज़्म में जो महसूस किया है वो एहसास देखिए आप, और उसमें कितना खूबसूरत तरीके से वजाहत की नज़्म में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर वक्त आपके जी जी जी, अरे मैं चाहता हूँ कुछ और आपकी शायरी चाहिए। गज़ल के अरे गज़ल एक बार इत्तफाक दूरदर्शन में हुआ था आपको सुनने का, जो ख़ास तौर से अंजुम उस्मानी साहब जो उस ज़माने में दूरदर्शन के डायरेक्टर हुआ करते थे, उनका एक आता कि भाई आप सलीम आप अमरोहा देखो आरिफ साहब को सुनना ही, वो आपने वहाँ गज़ल पढ़ी थी, मुझे याद पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कुछ गज़ल के हुए चारों बहुत उम्दा गज़ल सुनाई थी। मैंने कहा वही देखिए क्या उम्दा फिक्र। वो मिजाज गज़ल में भी वही रहता है, दिखेगा वही। जी जी जी, वो मिजाज तो दिखाई देता है। पेश करता हूँ कि रविश असर से इनकार बहुत मुश्किल है। हाँ, क्या बात है। रविश असर से इनकार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करबे एहसास का इजहार बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। करबे एहसास क्या खूबसूरत मतला है। वाह 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 वाह, बहुत मुश्किल है। और वो ये कहते हैं कि मैं बोलूं हो आवाज़ उनकी। अच्छा है भाई, क्या कहने हैं। वो ये कहते हैं कि मैं बोलूं कि मैं बोलूं हो आवाज़ उनकी। उफ ये मजबूरी है गुफ्तार बहुत मुश्किल है। वाह वाह वाह। उफ ये मजबूरी है गुफ्तार वाह 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 वाह, बहुत मुश्किल है। हमसे दीवाने कहाँ ताबो तपिश से ठहरे। हाँ, हमसे दीवाने कहाँ ताबो तपिश से ठहरे। ढूंढ लें साये दीवार
बहुत मुश्किल है। बहुत ढूंढ ले साया दीवार, बहुत मुश्किल है। वाह 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 वाह। और मेरा दुश्मन मेरे अंदर ही छुपा है और मैं, क्या बात है, मेरा दुश्मन मेरे अंदर ही छुपा है और मैं खुद से हूँ बरसरे पैकार। बहुत मुश्किल है। आए हाय, खुद से हूँ बरसरे पैकार। भाई वाह 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 वाह, बहुत मुश्किल है। क्या कहने। और ये गज़ल का सा शेर है कि आह करने की इजाज़त नहीं इस शहर में अब, आह करने की इजाज़त नहीं इस शहर में अब, आह करने की इजाज़त नहीं इस शहर में अब, और एक ये दिले बीमार। बहुत मुश्किल है। वाह 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 वाह। और एक ये दिले क्या उस बीमार गर्व को आपने बयान किया है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, ये शेर फिर मैं दूंगी आपको। आह करने की इजाज़त नहीं इस शहर में अब, और एक ये दिले बीमार। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वाह 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 वाह। एक गज़ल और वाह 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 वाह। इतनी मुश्किल आपने रदीफ और मैं, और उस मुश्किल को कितना आसानी से आपने लफ्ज़ों में फिर होकर इतने खूबसूरत ख्याल पेश किए। वाह वाह वाह। एक गज़ल के कुछ और शेर। जी जी जी। हाय किस दर्जा बेमकान हूँ मैं, हाय किस दर्जा बेमकान हूँ मैं, दो ज़मानों के दरमियान हूँ मैं। क्या बात है। हाय किस दर्जा बेमकान हूँ मैं, दो ज़मानों के दरमियान हूँ मैं, जो लिखी जा रही है कल के लिए, जो लिखी जा रही है कल के लिए, वो अधूरी सी दास्तान हूँ मैं। वाह वाह वाह। वो अधूरी सी दास्तान हूँ मैं, वाह वाह वाह। जिसकी कीमत नहीं है अब कोई, जिसकी कीमत नहीं है अब कोई। वाह। जिसकी कीमत नहीं है अब कोई, उस रिवायत का पासबान हूँ मैं। वाह 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 वाह। उस रिवायत का पासबान हूँ मैं। वाह। आईना देखकर ये सोचता हूँ, कुछ हकीकत हूँ कि गुमान हूँ मैं। वाह वाह। कुछ हकीकत हूँ कि गुमान हूँ मैं। वाह। जिंदगी अब तो मुझको जीने दे, जिंदगी अब तो मुझको जीने दे, जिंदगी अब तो मुझको जीने दे, कब से मसरूफ़ इम्तिहान हूँ मैं। कब से मसरूफ़ इम्तिहान। भाई क्या कहने हैं। और ये शेर भी हालात थे कि गीत गाए थे जिसकी उल्फत के, गीत गाए थे जिसकी उल्फत के, उसी नगरी में बेअमान हूँ मैं। हाय 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 हाय। गीत गाए थे भाई क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। उसी नगरी में बेअमान हूँ मैं। वाह 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 वाह। और ये अकीदा कि जीत आखिर में हक की होना है, जीत आखिर में हक की होना है, जीत आखिर में हक की होना है। हाँ अभी इतना खुशगुमान। वाह 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 वाह। ये तो यकीन है यार। वाह वाह वाह। जीत आखिर में हक की होना है। वाह 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 वाह। हाँ अभी इतना क्या खूबसूरत गज़ल नाज़रीन देखा आपने कि आरिफ साहब ने पेश की, और ये साबित कर दिया कि मेरा ताल्लुक़ जिस सरज़मीन से है, ये जॉन एलिया की सरज़मीन है, ये मुसफ़ी की सरज़मीन है, ये रईस अमरोवी की सरज़मीन है। वो लहजा जो जॉन साहब के यहाँ देखकर आज पूरी दुनिया दीवानी हो रही है, अगर आप उनकी सरज़मीन के आरिफ नकवी साहब को सुनते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि ये इस सरज़मीन का भी असर है जो गज़ल में और शायरी में सर चढ़ कर बोलता है। बहुत उम्दा आपने हमारी दरख्वास्त पर नज़में और कुछ गज़ल के कुछ अशार पेश किए। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे नाज़रीन को आपने अपनी शायरी से, वो साला शायरी से और साला फ़िक्र से जोड़ा। यकीनन एक पैगाम की सूरत में और एक दुआया आगाज़ हुआ था, तो वो नज़्म आखिर तक इस गज़ल की कैफियत में आपने ले आए। तो मेरा जी चाह रहा है कि आपने एक तवील अरसा अलीगढ़ में गुजारा है, और अलीगढ़ एक ऐसी तालीम गाह और एक ऐसा मौला अली से मंसूब उस शहर का नाम है, यानी यकीनन अलीगढ़ है। तो वहाँ जब आपने उस जो दौरान तालीम जो अपने हॉस्टल लाइफ और स्टूडेंट्स के दरमियान वक्त गुजारा, अगर कोई जहन में कोई ऐसा वाक़या हो जो हमारे दोस्तों से आप शेयर करना चाहें, या कुछ हमारे जो आज जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए कुछ ये कि देखें, किसी पर ये ना सोचें कि हमारे वालिदैन ये चाहते हैं तो हमें इसी मैदान में जाना है, बल्कि मैं ये भी कहता हूँ अक्सर कि, और ज़्यादातर जो अपनी शख्सियत से ज़रा दरख्वास्त करता हूँ और वो अपने राय देते हैं कि कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई भी मैदान छोटा नहीं होता, अगर उसमें
पूरी तरह से इंटरेस्ट लिया जाए तो उसमें भी आला मुकाम पाया जा सकता है, मैं समझता हूँ। तो इस हवाले से थोड़ा सा राम हमारे नाज़रीन। सलीम भाई जो बात आप कह रहे हैं वो बात मैं समझ रहा हूँ, और मैं उसको मीर का जो एक शेर है कि सरसरी हम जहान से गुजरे, सरसरी हम जहान से गुजरे वरना हर जहान दीगर था, वरना हर जहान दीगर, वरना हर जहान दीगर था। तो मेरा सिर्फ वही बात कहता हूँ कि सरसरी मत गुजरो। ये कहता वो टाइम पास। अब आजकल बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आ गई हैं कि जिसमें वक्त का ज़ाया बहुत किया जाता है। मैं सब जगह किसी को नहीं कह रहा, जनरल बात कि वक्त हम कह रहे हैं। मेरा सिर्फ वही बात कहना है कि हम लोग जैसे अलीगढ़ में थे तो आप यकीन मानिए हम इतने खुशकिस्मत लोग थे कि जहाँ हम रहते थे खुद के गुरबाजार में बहुत करीब लोगों में पता चला था अब ये फलां घर जो है ये शहरियार साहब रहते हैं। अब देखिए उस अजीम शायर का नाम लिया और बिल्कुल उससे आगे एक और उस्ताद शायर थे जो रुबाई के बहुत बड़े शायर उस वक्त माने जाते थे, अख्तर अंसारी साहब, हाँ वो रहते थे। इधर आलिम सुरूर गुजर रहे हैं, उधर वो जो है आजमी खलीलुर रहमान आजमी का उर्दू घर है। और तो चारों तरफ जो लोग आइडियल हमारे दिमाग में थे वो थे। और अब हमें किसी भी शख्स को उमूमन लोग अपने वालिदैन को आइडियल बनाते हैं तो फिर वालिदैन को उस तरीके की आइडियल ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ेगी कि हम लोग वो खुशकिस्मत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह के हम अपने वालिदैन का नाम फ़ख्र से ले सकते हैं कि भाई ये लोग थे जो हम अब ऐसे भी बदकिस्मत लोग हो सकते होंगे कि जिन्हें कुछ कहने को ना हो। लेकिन तो मेरा सिर्फ मैं इसी बात पे कहता हूँ कि आप कुछ भी करें आप उसको अपने ज़ौक़ और शौक़ के साथ और उसके तो उसमें वक्त दें। अब हम अलीगढ़ में थे, शायरों में उसमें होते थे बड़े उस तो एक ऐसा ज़ौक़ डेवलप हुआ था। एक मज़े का मैं आपको वो सुना दूँ थोड़ा जी। मैं इसलिए इशारतन आपसे कहा था कि कुछ अगर एक बैतबाजी हो रही थी जी। और अलीगढ़ में आपको अगर माना तो रिवायती शहर था तो गर्ल्स कॉलेज अलग और यूनिवर्सिटी अलग। बिल्कुल। तो उसमें गर्ल्स कॉलेज की टीम भी आई थी और गर्ल्स कॉलेज की जो ख़वातीन थी वो एक लड़कियाँ मतलब ख़वातीन क्या वो एक रो में इधर बैठी थी और उसके पास उस्ताद बैठे थे और हम कुछ सीनियर लड़के जो थे वो थोड़ा उन लड़कियों के आगे बैठे हुए थे। और एक साहब ने शेर पढ़ा वहाँ और वो शेर यूँ था कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस ज़रा गर्दन झुकाई देख। अच्छा। तो मुझे शरारत सूझी और मैंने खड़ा होकर वहाँ अलकत ये गलत शेर है तो सन्नाटा हो गया। तो जजेस ने कहा आप सही शेर पढ़िए। मैंने कहा साहब शेर यूँ है, अब ये तवज्जो रहे कि पीछे लड़की वहाँ बैठी। तो मैंने कहा शेर तो असल में यूँ है कि है हमारी पुश्त पर तस्वीर यार, बस ज़रा गर्दन घुमाई देख। क्या कहने तो वो जो थे पीछे से किसी साहब ने मेरे कंधे पकड़ के हिलाए, हमें घबरा गया। तो मैंने देखा तो हमारे उस्ताद थे एम ए अलवी साहब, हिस्ट्री के प्रोफेसर। उन्होंने कहा मियाँ तुमने तबीयत खुश कर दी, ये अलीगढ़ शहर मजाज का शहर है, अभी भी ये रिवायतें यहाँ बची। क्या बात है। मजाज के लिए भी मशहूर था कि मजाज जा रहे थे कॉन्वोकेशन में तो बैठे थे तो लड़कियाँ बुर्के में निकली उनके पास से तो मजाज ने मिसरा पढ़ा कि किसके घर जाएगा तूफान बला मेरे बाद। तो खातून वहाँ से पढ़ती वो भी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने पलट के कहा उसका उसी शेर का मिसरा कि आए है बेकसी ये इश्क पे रोना गालिब किसके घर जाए। तो ये अलीगढ़ था। क्या बात है। ये अलीगढ़ था जिसमें तरबियत। और मुझे याद है मेरे दादा, बस यहीं पे बात करता हूँ कि तरबियत का पूरा माहौल कि मैं साथ 8वीं क्लास में था जी। तो अम्मी का सतह और तमाम चीज़ों का कि भाई शौक़ था। ये क्वालिफ़िकेशन मानी जाती थी कि आप शेर को करते हो शेर पढ़ते हो। तो हमने 4 शेर कहे और हमारे अब ने कहा कि भाई दादा को सुनाओ। दादा हमारे मौजूद थे तो हमने कहा दादा हमने शेर कहे तो बेटा सुनाओ। तो वो पहले मेरा विलिंग शेर जो थे वो ये थे कि कल थे जो दोस्त, अब यह ध्यान रखिए बच्चा था कि कल थे जो दोस्त आज हैं अगियार देखिए,
कितनी है तेज वक्त की रफ्तार देखिए। अगर देखना है आपको एक मर्द लादवा तो मर्द इश्क का कोई बीमार देखिए। और एक आध शेर और था, तो हमारे दादा खुश हुए और दादा ने कहा मियाँ मक्ता मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मैंने कहा जी दादा बताइए। तो कहने लगा कि 9 उम्र है अभी तो मगर ज़ौक़े शेर है, आरिफ के ये लिखे हुए अशआर। क्या बात है। तो ये मुझे तोहफा दादा का अरे वाह वाह, एक मक्ते की शक्ल में। हाँ देखा नाज़रीन, कितना उम्दा आपने अलीगढ़ की पूरी अक्कासी अपने उन वाक़यात के ज़रिए और अशार के ज़रिए और अपने दादा हुज़ूर के जो शफ़क़तें और दुआएं आपको हासिल नहीं हैं वो भी आपने वाक़या सुनाया। मैं ये जहन में वही वाली बात आ रही थी, तो अरे भाई ये आपने जो शायरी की तो किस उम्र में आपका ने ये महसूस किया या शेर कहा कि भाई मतलब शेर मौजू कर लिया, ये कुछ थोड़ा आइडिया है? मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं 8वीं क्लास में था। हाँ तो फिर तो जाहिर सी बात मम्मी हमारी, अच्छा हमारे घर में माहौल ये था कि सब कुछ ना कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, रिसाले आ रहे हैं जो पुराने मतलब भी नहीं। तो अम्मी की का माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हालत थी कि एम.ए. उर्दू के लड़के कसीदे और मछिए अम्मी से पढ़ने आते थे। क्या बात है। तो जब वो माहौल आपको मिला तो उस माहौल में उसमें हम पढ़ते थे। और फिर होता था कि शेर पढ़ा, कोई गलती हो गई, कोई तलफ़्फ़ुज़ की तो वो फ़ौरन टोक दिए गए, कभी ये नहीं ऐसे करो, अम्मी ने टोक दिया। तो वो शेर कहे। फिर दिल्ली आए तो ज़िंदगी में तो तजुर्बात ऐसे हुए कि जो घर से बिछड़े थे। बिल्कुल। तो हमने जैसे वहाँ शुरू में दिल्ली आए तो उसमें एक गज़ल कही थी कि जो याद अगर आ जाए तो उसके कुछ शेर कहीं याद आते हैं कि इस अनजाने शहर में जब तुम मिल ही गए हो तो आओ। अच्छा। इस अनजाने शहर में जब तुम मिल ही गए हो तो आओ, होटल में चलकर हम बैठें और वतन को याद करें। हाँ होटल में चलकर बैठे हैं देखें और वतन होटल में चलकर बैठे, ये भी बड़ी एक तो ये नए तजुर्बे थे। नए तजुर्बे जो हैं घर के सन्नाटे से बचकर छत पर भी जो जा बैठे, बैठे बिठाए 4 पड़ोसी चाल चलन की बात करें। तो ये वो तजुर्बे थे। तो जैसे जो तजुर्बे होते रहे वो गज़ल में दिखाई देता रहे। तो मेरे लिए शायरी जो है जाहिर है कि एक बड़ा फ़न है। मैं ज़ाहिर उस लायक तो अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता, वरना मैं अपने आप को शायर समझता हूँ। बस सिर्फ मेरे जो जज्बात, मेरी जो एहसासात होते हैं उनका इज़हार में शेर या के जरिए कर या किसी उसमें कर देता हूँ। क्या बात है। देखें यही आला ज़रफ़ी है। आप आरिफ साहब कह रहे हैं, ये आज के शायर जो आज के दौर के शायर हैं, हम छोटे से शायर से पूछते हैं तो वो तो समझता है कि मैं उस्ताद मोहतरम कहलाने लायक हो गया हूँ, मुझे लोग उस्ताद माने। आज भी आरिफ भाई का वो खानवादा जिन्होंने आने होश संभाला तो चारों तरफ अशार सुनते हुए और उस माहौल में आंखें खोली जिसमें आपने कहा कि वो बरसिए और सलाम और सोज़ और गज़ल और इस पर गुफ्तगू हो रही है। ये उस माहौल में की तरबियत है कि आप इतनी अच्छी और इतनी मयारी और इतनी संजीदा और इतनी पैगाम देती हुई शायरी करते हुए भी आप कह रहे हैं कि मैं उन शायरों में, तो ये होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्ल को ये पैगाम देते चलें इस प्रोग्राम के ज़रिए। ये प्रोग्राम कोई ऐसा ये इस मकसद से नहीं है सिर्फ कि हम किसी वक्त देखा और सुन लिया। और देखें ये पहले हम देखते थे कि किसी शख्सियत के ऊपर किताब लिखी जाती थी तो उसके वाक़यात उनकी ज़िंदगी के जो हैं उस किताब में कोई भी शख्स जो समझता था कि यार इनके बारे में कुछ लिख दिया जाए ताकि ये ज़िंदगी कितनी साथ देती है वो तो सब जानते हैं, लेकिन आगे वाली नस्लें भी उससे फैज़याब होती रहें। हमारा ये मकसद ये है कि अगर किताब पढ़ने का दौर थोड़ा सा कम हुआ है, किताब की तो हमेशा वैल्यू रहेगी, लेकिन जो डिजिटल दौर है आज हर शख्स गैजेट छोटा सा मोबाइल अपनी जेब में रखता है तो अपने कम से कम उन शख्सियत के तजुर्बों से और उनकी जो उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है उनकी उन बातों से को सुनकर उनकी ज़ुबानी सुनकर कुछ उससे फ़ायदा उठा सके। यही जहन में रखते हुए इस शख्सियत
प्रोग्राम का हमने सिलसिला शुरू किया था, और आज आरिफ साहब ने जो अपने अलीगढ़ के वाक़यात, और जी चाह रहा है नाज़रीन कि हम इनसे गुजारिश करते रहें और आप वाक़यात वहाँ के अलीगढ़ के सुनाते रहें अपने दोस्तों के दरमियान। मैं आखिर में वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया और तकरीबन घड़ी की सुई कह रही है कि अब इजाज़त। मैं आखिर में ये चाहता हूँ कि आपने मास कम्युनिकेशन जैसे डिपार्टमेंट में जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको अभी मौका मिला कि तालीमी खिदमात और ये सिलसिला, तो वो वक्त कैसा गुजरा है? सर चंद लफ्ज़ों में ज़रा सा उस हवाले से कुछ बताइए। डिजिटल देखिए, वो असल में ये जो फील्ड है मास कम्युनिकेशन की, इसमें पिछले 10-15 साल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तब्दीलियाँ आई हैं। और हम लोग जो थे जिस वक्त हमने शुरू किया तो फिर टेक्नोलॉजी बदलती थी, और तो वो सीखने का और वो कभी ख़त्म नहीं होता था। अब ये रिटायरमेंट के बाद जाके मैंने उसको छोड़ा है, वरना हर वक्त ये रहता था अच्छा ये आ गई चीज़, इसे सीखो। नया डिजिटल आया तो वो सीखा पूरा, और सब सीखा। जब हमने शुरू किया था तो 20-20 किलो के कैमरे होते थे, बड़े कैमरे, उनको उठा के पर भी नहीं संभाला आगे भी हम लोग, और आज कितना बदला है। तो अब आज तो हम मोबाइल से कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि दो चीज़ें होती हैं। मैं मास कम्युनिकेशन के हवाले से एक पैगाम लोगों को देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ में दो चीज़ें होती हैं, कोई भी फ़न हो, कोई भी आर्ट हो। एक होती है उसकी तकनीक, और एक होती है उसकी का मानी और ख़याल। तो वो चाहे मास कम्युनिकेशन हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे शायरी हो, फिर शायरी में बहरें और रदीफ़ और काफ़िया, ये तकनीक है। लेकिन इस तकनीक को जब आप मानी देना चाहेंगे तो उस मानी के लिए आपको ऑब्ज़र्वेशन, चारों तरफ आंखें खुली रख के माशरे को समझना, और साथ साथ दूसरे लोगों के अदब की चीज़ों को, तख्लीक़ात को पढ़ना, ताकि आपका जहन जो है वो एक मानी दे सके, और सिर्फ आप टेक्निकल होके ना रहे। तो ये कोशिश हमने कही कि हमने उसके साथ साथ अदब पढ़ते रहे, चीज़ें पढ़ते रहे। हिंदी का भी अदब पढ़ा और भी चीज़ें पढ़ी, तो उससे ये होता है कि आपको पता लगता रहता है कि अच्छा भाई ये है, अब हमें इस तरह से इसका इज़हार ख्याल करना है। टेक्निक अपनी जगह जी, बहुत अच्छा। तो मेरा सिर्फ मास कम्युनिकेशन के लिए लोगों का ख्याल ये है कि उससे फैसिनेट हो जाते हैं कि वो सिर्फ माइक लेके और टेलीविज़न पे आ जाएंगे, हमारी शक्ल दिखेगी। वो ठीक है, दिख जाएगी, कुछ अर्से दिखेगी, लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लंबे जब भी रुकेंगे जब आप उसके अंदर अपनी पूरी सलाहियतों को बढ़ाते हुए शामिल नहीं। वाह वाह, यूँ तो आपने अपने इस गुफ्तगू के दौरान ये बात वजाहत कर दी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा, आखिर में मेरा एक आदत सी बन गई है कि मैं चलते वक्त अपने मेहमान से कहता ज़रूर हूँ कि हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए आपका कोई ख़ास पैगाम हो। तो आपने एक तरह से अपनी शायरी के ज़रिए भी यूँ तो, और अपने जो मास कम्युनिकेशन में जो अपनी तालीमी खिदमत रही है, जो टेक्निकल जो चेंजेस आए हैं, उस हवाले से भी पैगाम तो दिया है। लेकिन और अगर आप कुछ ख़ास जहन में कुछ ऐसा मैसेज रखते हों जो आप चाहते हों कि हमारे नाज़रीन के तक पहुँचे, वो देखिए, नौजवानों को तो मैंने जो अपने मुझसे छोटे हैं उन्हें तो मैंने जो बता सकता था बता दिया। अब बाकी जो है लोग, ज़ाहिर है मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि कोई पैगाम दूँ या कोई मैसेज दूँ। मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात जो हम जिस रिवायत और जिस सिलसिले से हमारा ताल्लुक़ है, उसमें हम और देखते हुए एक शेर पे मैं इख्तिताम करता हूँ अपनी बात का, कि हम लोग उसमें से हैं कि हमें कभी भी जुल्म और ज़्यादती और इसके ख़िलाफ़ चुप रहना या खामोश रहना हमारे अक़ीदे और हमारी रिवायत का सिलसिला नहीं है। तो हम जिस तरह से भी कह सकते हो करें, और ख़ुद कम से कम खुद उस पर अमल ना करें और उसे बुरा करें, समझें और वो करें। तो मेरी शायरी, मेरे अदब और मैं जो कुछ भी करता हूँ उसको मैं एक शेर में मैंने वो किया है कि दो शेर से उसका माहौल बनेगा कि बक़ाए ज़ीस्त की तदबीर कर जाएं, बक़ाए ज़ीस्त की तदबीर कर जाएं, बक़ाए ज़ीस्त की तदबीर कर जाएं, जो ज़िंदा हैं तो कुछ तामीर कर जाएं। वाह वाह, जो ज़िंदा हैं तो कुछ तामीर कर जाएं। और मोटो ज़िंदगी का मकसद ये है कि नहीं हमने नहीं की बैअत जौर, नहीं हमने नहीं की बैअत जौर,
ये लोहे वक्त पर तहरीर कर जाएं। हाँ, वही क्या बात है, वाह वाह वाह, बस यही। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा शेर आपने सुना के, और अपना यकीनन जो हमारा इरादा होना चाहिए और ये यकीन है उसी हिसाब से। नाज़रीन, हम किस तरह से शुक्रिया अदा करें आरिफ भाई का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आरिफ भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपने अज़ीज़ दोस्त जौहर रज़ा का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमसे कहा कि एक अहम शख्सियत ये जिनके तजुर्बात की ज़रूरत है हमारे इस प्रोग्राम में, तो हमने कहा कि भाई हमारी कुछ मदद करो, तो वो बहरहाल आरिफ भाई से हमें मिलने का मौका और इस गुफ्तगू का मौका अता किया, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, देखा आपने एक अज़ीम ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम तरीन शख्सियत, एक अज़ीम दानिश्वर हमारे दरमियान मोहतरम आरिफ नकवी साहब हमारी दरख्वास्त पर मौजूद थे, और उन्होंने अपनी शायरी और अपनी गुफ्तगू से जो हमारे तमाम देखने वालों को यकीनन ये महसूस कर रहा होगा, हर देखने वाला हमारा नाज़रीन में हर शख्स के ये तजुर्बे हैं जो ख़ूबसूरत, जो हमें एक तरह से एक राह दिखा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं जो टेक्निकल दौर में इस गुजार रहे हैं, वो देखें कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है और किस तरह से कामयाबियाँ आनकर उनको सलाम किया है। तो कामयाबियाँ ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं, और ये जो लिखने पढ़ने का सिलसिला है उसके लिए हवाले से एक मेरा एक शेर है आरिफ भाई कि इससे पहले कि कुछ लिखा जाए, पहले थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो आजकल का दौर यह है कि बस चाहता है हर शख्स कि मैं कुछ राइटर बन जाऊँ, कुछ लेकिन पहले समझने की कोशिश करें और कुछ पढ़ने की कोशिश करें कि दुनिया क्या कह रही है, कहाँ पहुँची है, बुज़ुर्गों ने क्या कहा है। बहुत वक्त ले लिया आपका मैंने। नाज़रीन, अब हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह शख्सियत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के हुज़ूर हाज़िरी देंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।